कन्नौज जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCOS का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurship as a word has caught imagination of generation who has thrived on fables of how visionaries like Nikola Tesla, Henry Ford, Walt Disney, Bill Gates, Dhirubhai Ambani, Jamsetji Tata, अर्देशिर एंड फिरोज शाह गोदरेज, इन लोगों ने क्या किया है, पूरी दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है. ऐसे आइडियाज़ दिए जिससे हमारा पूरा जीवन बदल गया है. ऐसे आइडियाज़ इन्होंने दिए. ऐसे आइडियाज़ जो हमारे पूरे के पूरे जीवन के रोज़मर्रा के जो काम हैं वो बिल्कुल आसान हो जाते हैं या उनको करने में और ज़्यादा आसानी किसी प्रोसेस के थ्रू आ जाती है. राइट नाउ पिछले कुछ सालों में आपने कुछ और नाम भी देखे होंगे, साथ के साथ प्रॉब्लम्स भी देखे होंगे. भाई रोज़मर्रा के जीवन में आपके साथ क्या कार चल रही है तो आपने देखा, किसी ने देखा यार कार में ना बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कंबशन होने की वजह से उसमें से पोल्यूशन जो जो पोल्यूटेंट हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. ठीक, इसको कम करने के लिए ऐसा हो काश बिजली से कोई कार चले तो उसमें ऐसे पोल्यूटेंट नहीं होंगे, पोल्यूशन नहीं होगा उसकी वजह से. इसके लिए काश हमारे कंप्यूटर और ज़्यादा कैपेबल हो जाते, काफ़ी सारी चीज़ें वो एक साथ कर पाते, सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा आसान बनते जिनको चलाने में आसानी हो, जिससे बहुत सारे काम जल्दी और ज़्यादा हो जाएं. इसके लिए आपने बहुत सारे लोगों को इसके सॉल्यूशंस के साथ आते हुए देखा होगा, जैसे स्टीव जॉब्स का नाम सुना है गाइस? इन्वेंटर ऑफ iOS. yes, Apple Incorporation, right? yes, Steve Jobs. He was the founder of Apple. Now he is not anymore with us. Next, Elon Musk. राइट, एलन मस्क ये अभी भी हैं और आप रोज़ाना सुनते भी होंगे. इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया भी बाय कर लिया है. जेफ बेजोस, इनके बारे में कौन नहीं जानता सर? हम नहीं जानते सर. आप अमेज़ॉन जानते होंगे, ये उसके फाउंडर हैं. ये कुछ नाम हैं ऐसे जिन्होंने कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखा और एक नए एरिया में उनको ग्रो करना शुरू किया. फ्रॉम द स्क्रैच गाइज, फ्रॉम द स्क्रैच. कुछ भी नहीं था इनके पास, कुछ भी नहीं था, उससे शुरू किया इन्होंने. दैट इज़ वाई दे आर बीइंग कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स. ओके, राइट नाउ. अच्छा, इस बात के सबूत अभी से नहीं मिलते. जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुई है तब से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स और प्रूफ मिले हैं कि हम इस तरीके के जो इमर्जिंग आइडियाज़ हैं उनको लगातार बार बार हर समय में देखते आए हैं. ठीक है, देखिए बहुत सारे जो प्रॉफिट माइंडेड ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्या किया, सिल्क रूट डेवलप किया, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस डेवलप किए जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचा सकें. तो इसका ये मतलब है क्या कि बीइंग अ बिजनेस ओनर वुड मेक समवन एन एंटरप्रेन्योर? क्या इसका यही मतलब है कि अगर आप एक बिजनेस के मालिक हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं? जितना ज़्यादा ये आसान लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि ये दोनों तरफ जाता है. भाई दे आर द बिजनेस ओनर्स, यस और नो? एलन मस्क हैज़ द कंपनी कॉल्ड टेस्ला, SpaceX. Steve Jobs has a company, yes or no? Jeff Bezos is running a company. They are running businesses, right? So it means whoever have the business or running a business is entrepreneur. nahi. While the popular perception drives home the notion that entrepreneur is someone who sets up a business. जो पहली बार बिजनेस को सेटअप करे ना,
फाइनेंशियल रिस्क लेके, जिसमें पैसा कमाने की एक चाह हो, ठीक, राइट, ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगता होगा भाई जिसने पहली बार बिजनेस डेवलप किया पैसा कमाने के लिए वो एंटरप्रेन्योर है? नहीं, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं इस बात से डिसएग्री होंगे। वो ये कहेंगे, इसके अंदर एक दो शब्द ऐड करेंगे, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस मॉडल। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज इलास्टिक। सर आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया इस बात को। अभी तो आप बता रहे थे कि जो नया बिजनेस बनाए, नए तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो एंटरप्रेन्योर। अभी आप कह रहे हैं कि जो बिजनेस का मालिक है वो भी एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, राइट? है ना? समझ रहे हैं? यस अस्मा, यू आर करेक्ट। नाउ इसका क्या मतलब है कि स्ट्रैटेजी और बिजनेस मॉडल, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस मॉडल कि हम उस बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप की तरह देखेंगे या नहीं। ठीक है? अकॉर्डिंग टू हावर्ड एच स्टीवसन, ये कहते हैं द गॉड फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्टडीज एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ये बताते हैं, ये गॉड फादर हैं एंटरप्रेन्योरल स्टडीज़ के, ऐसा कहा गया है इनकी फाइंडिंग्स और इनके ज्ञान की वजह से, राइट? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को हम लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं ना, कि हार्वर्ड में एडमिशन हो गया किसी का, हार्वर्ड एक कॉलेज है, हवा फैलता है ना इसका, राइट? सो ये उसी कॉलेज के एंटरप्रेन्योरल स्टडीज़ के गॉड फादर है, यानी कि सबसे टॉप हिरार्की में एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडीज़ के मामले में। तो ये बताते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड, यानी कि कलेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें रिसोर्सेज का कोई लेना देना नहीं है, चाहे रिसोर्सेज आपके कंट्रोल में हों या ना हों, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यस, दीज टू कैन बी इंक्लूडेड, राइट? नाउ तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस जाता है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के सामने के साथ। आप नोटिस करते होंगे, आप भी रोज़मर्रा ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते होंगे जिनका सोल्यूशन आपको चाहिए, यस और नो, राइट? फिर आप देखते हैं कुछ समय बाद कोई और व्यक्ति उसी आइडिया को एकदम बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करके आपके सामने रेडी है, यस और नो, है ना? आपको चाहिए था कि बेड पर बैठे हुए आपकी लाइट बंद हो जाए बिना स्विच बोर्ड तक जाए हुए, लो किसी ने आईओटी के साथ प्रूव कर दिया, हो सकता है ऐसा। आपको चाहिए था ऐसा टेलीविज़न जिससे आंखें कम ख़राब हों, फिल्टर वगैरह लगा हुआ आए, लो किसी ने प्रूव कर दिया। आपको चाहिए कि आप आराम से सीढ़ियों से ना जाके, मतलब कोई ऐसी मशीन हो जिससे पहले माले से दूसरे माले तक, दूसरे से 10वें माले तक पहुंच जाएं, ठीक है? हम घर की देखभाल कर सकें। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जब आप सोचते होंगे, आप कभी सोचते होंगे कि मैं घर पे ना रहूं और मेरे पौधों में पानी डाल दिया जाए किसी के द्वारा, एक ऐसी मशीन हो जिससे पता लगे और देख ले कि हाँ, सेंस कर ले और पौधे में पानी डाल दे। समवन हैज़ डेवलप्ड अ बिजनेस आउट ऑफ इट, इजंट इट, राइट? मुझे किताब ना खरीदनी पड़े, सारी किताब मेरे मोबाइल फ़ोन में हो, नाउ इट इज़ अ बिजनेस, राइट? मुझे कहानियाँ सुनने को मिले, वो दादा दादी वाली कहानियाँ दोबारा से काश कोई सुना दे, now this is a business. Whatever you can think of, most of the ideas now a business. और ऐसा नहीं है कि सारे आइडियाज़ ख़त्म हो गए। सर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बहुत सा कुछ नया यूनिक आइडिया सोचूंगा, मैं तो काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ, आ ही नहीं रहा कोई ऐसा आइडिया। डोंट वरी, समडे यू विल से यूरेका। कोई ना कोई एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिल गया, ठीक है, राइट? यस और नो? भाई किसी दिन तो आपको ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी जिसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ किशन कनौजिया, ही फाइंड आउट कि स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेजेस आर नॉट एबल टू गेट अ क्वालिटी एजुकेशन विद इन द बजट फी एंड विद द फ्लेक्सिबिलिटी. So he tried himself to provide one. Yes or no? This is a very unique kind of business. Yes or no, guys?
है ना? आपको दूसरे किसी भी ब्रांच में इस तरीके की सर्विसेज नहीं मिलेंगी. इवन दो यू विल फाइंड आउट द क्लासेस बट नॉट द नोट्स लाइक दिस and other things like recorded session workbook, a lot more things. So this is again solution of a problem, right? Now, so ये जो definition है escapes the limiting way of portraying entrepreneurship as a process of creating and running a business. आपको सिर्फ एक बिजनेस क्रिएट करके रन नहीं करना, उसका मतलब नहीं होता एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है किसी एक प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करना जो ज़्यादा फीजिबल हो. एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करने को ही हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल, आप घर पे खाना बना रहे हो, कोई चूल्हे पर खाना बना रहा था. भाई खाना बढ़िया पक रहा है चूल्हे पे, लकड़ी की भट्टी में, कोयले की भट्टी में खाना बढ़िया पक रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन किसी ने सोचा इससे आग लग जाती है, चिंगारी का खतरा रहता है, तो क्यों ना हम फ्लेमेबल गैसेस को कंट्रोल करके एक ऐसा बर्नर बनाएं, उस पर बनाया जाए खाना. तो किसी ने केरोसिन लैंप, किसी ने केरोसिन स्टोव का आविष्कार कर दिया ना. नाउ इट वाज द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, यस और नो. उसको नए तरीके से सॉल्व किया. लकड़ी का चूल्हा यूज़ नहीं किया, दूसरे तरीके का आइटम उन्होंने यूज़ किया. गैस स्टोव, प्रेशराइज्ड कैरोसिन स्टोव उन्होंने यूज़ किया. उसके बाद देखा कि यार प्रेशराइज्ड कैरोसिन स्टोव की बड़ी सारी समस्या है. फट जाता है ये स्टोव, अचानक से काफ़ी तेज़ जलने लग जाएगा, लीक हो जाएगा, घर में आग लग सकती है. तो किसी ने सोचा ऐसा करते हैं, एलपीजी के साथ ट्राई करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक, तो उन्होंने भैया आपके घर पे जो आता है एलपीजी सिलेंडर, वो अब आने लगा, है ना. फिर किसी ने सोचा यार गैस ख़त्म हो जाएगी, सिलेंडर घर पे आएगा, सब जगह पाइपलाइन नहीं हो सकती, सब जगह गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाया जा सकता. ऐसा करते हैं बिजली से चलने वाला बना देते हैं, और जिसमें करंट ही ना लगे. खाना गिर जाए कोई बात नहीं, गिर गया, दूध उबल रहा है, गिर गया. भाई हीटर पे पहले जो कॉइल हीटर आते थे, जो ऐसे ऐसे कॉइल हीटर होता है, आपने कॉइल हीटर ज़रूर देखा होगा, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं आप उसका. इसको कॉइल हीटर बोलते हैं गाइस. जैसे ऐसे उसमें रॉड सी रहती है, गर्म हो जाता है, एकदम लाल लाल हो जाता है. कॉइल हीटर का खतरा ये है कि अगर आप इस पर दूध गर्म करेंगे और गलती से गिर गया तो करंट पतीले तक आ जाएगा, उस समय आप पतीला छू नहीं सकते. तो किसी ने बोला अच्छा ऐसा करते हैं, इंडक्शन नाम का हमने एक फिनोमिना पढ़ा है, टेस्ला साहब बता गए हैं, आइए इंडक्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है, दो ऐसे मेटल लिए जो आपस में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी शेयर करेंगे, उससे करंट शेयर करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा. किसने कहा अच्छा इससे भी नहीं करके माइक्रोवेव बना लेते हैं भाई, है ना. ठीक, ओवन, माइक्रोवेव ओवन, ग्रिल ओवन की जगह. तो सिंपल प्रॉब्लम के यूनिक सॉल्यूशंस विद सस्टेनेबिलिटी, है ना, राइट. सस्टेनेबल भी होना चाहिए. अब आप बोलेंगे सर, मान लेते हैं किसी ने बोला ऐसा करते हैं सर, हम यूरेनियम 235 लेकर आते हैं, उसको एकदम ऐसे उसमें चेन रिएक्शन करा के पूरी दिल्ली की बिजली जो है वो अगले 50 साल तक चल जाएगी. 10 किलो यूरेनियम, 50 किलो यूरेनियम ले आते हैं. फॉर एग्जांपल, मुझे कैलकुलेशंस में नहीं जाना, मुझे पता भी नहीं है कितनी कैलकुलेशन, कितना क्या लगेगा, बट मैं सिर्फ अंदाजे से कह रहा हूँ. यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है जिसमें हम एटम्स के साथ कुछ गेम खेलकर उसमें से एनर्जी रिलीज़ करवा सकते हैं. टाइम बॉम्ब, मतलब जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, अगर हम उसमें से निकलने वाली एनर्जी को यूज़ कर सकें तो भाई कितने सालों तक हम लोग इसका यूज़ कर पाएंगे. लेकिन वो कंट्रोलेबल नहीं है ना, फीजिबल नहीं है, राइट. इसीलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते. हाइड्रोजन गैस सस्टेनेबल है ना, बट कंट्रोलेबल नहीं है. फट गया सिलेंडर, कार ही तबाह हो जाएगी. हाइड्रोजन गैस से चला रहे थे आप. सो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के यूनिक सॉल्यूशंस विद सस्टेनेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी अगर आप कर पाते हैं, देन यू आर एंटरप्रेन्योर. गेटिंग इट गाइज? यस. चलिए नाउ अब आगे आते हैं. कैसे पता लगेगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप
कर रहे हैं, यू आर एंटरप्रेन्योर। स्पेयर हेडिंग होली इनिशिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, खुद से कोई नया आइडिया क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग मोर एक्सीलेंट एंड अफोर्डेबल वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये काम कर रहे हैं आप भाई। या तो बिल्कुल नया आइडिया लेकर आ जाओ, सिप लाइन जैसा, कि ऐसे ग्लास के ऊपर लगाओगे, होठ से जूठा नहीं होगा आपका ग्लास, ठीक है, भले ही पानी से कुल्ला कर दिया हो आपने, तो ये आपने पहला आइडिया लगाया कि हाँ ऐसा हो जाएगा, जूठा ग्लास नहीं होगा, ठीक भाई। आप स्पीयर हेड कर रहे हो ना उसको, पूरा का पूरा आपका आइडिया है, किसी और ने दिया नहीं ना आपको ऐसा आइडिया। तो ये भाई इसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दूसरा, क्रिएटिंग मोर एक्सीलेंट एंड अफोर्डेबल वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ऐसा कोई आइटम बिक रहा है, आप उसको और सस्ता बना दो और बहुत ज़्यादा आसान बना दो यूज़ करना, तो फिर क्या हो जाएगा, आप एक नए ब्रैकेट में आ जाएंगे और आप भी एंटरप्रेन्योर हैं। या फिर बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल ले आओ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, चीज़ें तो पहले भी बिकती थी, अब नहीं बिक रही, तो क्या करो, ईएमआई इंट्रोड्यूस करा दो। ईएमआई, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, है ना, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट शुरू करा दो, इसमें ले आओ। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल लॉन्च कर दो, नया बिजनेस मॉडल फैब्रिकेट करके, जो मार्केट में पहले है ही नहीं वैसा बिजनेस मॉडल भी ले आए, तो भी आप क्या हो, एंटरप्रेन्योर हो। या फिर एक नई मार्केट क्रिएट कर दो, है ना। गाइज मैं आपको एक नई मार्केट क्रिएट करने का बढ़िया सा एग्जांपल दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, मुझे ये आइडिया अपनी फैमिली मेम्बर से आया। गाइज आपने नाइट ड्रेस देखी होंगी, नाइट ड्रेस, नो ऑफेंस गाइज, दिस इज जस्ट फॉर द एग्जांपल, है ना, है ना। चलिए, आप इस कपड़े को जो मैं अभी यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, इसको आप क्या कहेंगे भाई, ये नाइट ड्रेस है क्या, यस और नो। अच्छा, ये जनरल आंसर पूछ रहा हूँ मैं भाई, ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड आंसर नहीं देगा। यस गाइज, नाइट ड्रेस नहीं है ये, यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने गूगल किया नाइट सूट तो ऐसा ही मिला मुझे। हाँ, कॉर्ड सेट है ये, कॉर्ड सेट है ये। हाँ, जो लड़कियों को जानता है, या ऐसे थोड़ा नए नए माहौल में आप लोग, है ना, नाउ। तो क्योंकि नाइट ड्रेस की सेल इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना के, इसको क्या किया, नई मार्केट ही बना दी इसके लिए। हाँ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की नई मार्केट। ये कॉर्ड सेट पहले पहले क्यों नहीं पहनते थे लोग, आज से 5 साल पहले, अस्मा, पहले पता नहीं था लोगों को ऐसे पहन सकते हैं ऐसे। हाँ, आपको क्या लगता है, अस्मा सलोनी, आपका क्या मानना है, हर्ष, नवीन। हाँ नहीं, ये इसको नाइट ड्रेस नहीं बोलते थे ऐसे, जो जो नाइट ड्रेस से मेरा मतलब है ऐसा कपड़ा भैया जिसमें टॉप और बॉटम दोनों सेम कपड़े से बना हुआ है। हाँ, मैं उसको नाइट ड्रेस बोल देता हूँ। यस, जनरली भाई, जनरली यही तो आइडिया होता है ना। नाउ दे हैव क्रिएटेड न्यू मार्केट फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, हाँ, स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन मास वॉज लोअर एज कम्पेयर टू टुडे। नहीं नवीन, इट इज़ जस्ट, दिस इज़ द इशू। मुझे, मेरे पास तो एक सिंगल एग्जांपल है। आप नए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए नए मार्केट का एग्जांपल कोई दूसरा दे सकते हैं, आप में से सभी लोगों को पूछ रहा हूँ मैं, कि प्रोडक्ट हमारे पास पहले से था, नया मार्केट बना दिया उसके लिए। यस, एनीवन वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग। यस, सेल फोन्स, cell phones in what sense, I like cell phones in what sense. hmm
बहुत सारे केस हैं नवीन, बहुत सारे, कोई एक केस बता दो। ओके, चलिए मैं इसको एक केस बना देता हूँ। पहले आप छोटे बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदते थे। अब क्योंकि कंपनी ऐसे प्रचार कर रही है कि आप हमारे मोबाइल फ़ोन से जीपीएस ट्रैकिंग कर सकते हैं अपने बच्चों की, उन पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं पेरेंटिंग कंट्रोल के माध्यम से, है ना, तो आप हमारा वाला स्मार्टफोन खरीदिए। हमारे पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं पेरेंटिंग की। तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो कि मोबाइल फ़ोन है, उसका एक नया मार्केट भी क्रिएट हो गया बच्चों के लिए। यस और नो, राइट? नाउ समझ रहे हैं? सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज अगेन काउंट्स एज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स और क्या करते हैं भैया? रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, एक जगह से दूसरी यूज़ करते हैं, यानी कि ह्यूमंस को मोबिलाइज करते हैं, सोशल मोबिलाइजेशन होता है उनकी वजह से, फाइनेंशियल कैपिटल का मोबिलाइजेशन होता है जो कि उनके कंट्रोल के बाहर है, राइट? नाउ टू द एक्ट ऑन व्हाट दे बिलीव इज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए भाई, जैसे मेरे को लगता है कि ये एक बढ़िया आइडिया हो सकता है। ठीक है, राइट? नाउ चलिए, अब इसमें से आपके पास कोई भी आइडिया आया तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, राइट? बहुत ज़्यादा हाई अनसर्टेनिटी रहेगी अगर आप इसको लेके जाएंगे तो। पहला, आपको इन्वायरमेंट की सेंस नहीं रहेगी, क्या होगा? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इनिशियली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको गाना के बारे में पता है? गाना एक एप्लीकेशन है, गाना बस बजना चाहिए गाना। हाँ, गाना ऐप के बारे में पता है? सुना है आप लोगों ने? आपको पता है ये इंडिया का सबसे पहला ऐसा एप्लीकेशन था जिसने अलग से एक एप्लीकेशन बनाया और वहाँ पर सॉन्ग सारे मिलेंगे आपको। फर्स्ट मूवर होने के बावजूद भी इनके पास एडवांटेज नहीं रही। क्यों? यस, इनके पास प्रॉब्लम थी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, इन्वायरमेंट सेंस करना। ठीक है, ये दो गलती की वजह से गाना डूब गया। उसके बाद आया भाई सावन, सावन के बाद स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई के बाद यूट्यूब म्यूज़िक, है ना, राइट? जब तक ये कुछ कर पाते, जब तक इन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को सेंस किया या इन्वायरमेंट को सेंस किया, इनकी गलतियाँ क्या क्या थी? गाना ऐप की, गाना ऐप की गलती थी कि इनका एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, किसी को कोई सा भी गाना सजेस्ट कर दे रहा है। यूथ के हिसाब से इनके पास गाना नहीं था उस समय, यानी कि जो वेस्टर्न म्यूज़िक है वो इन्होंने अपने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया हुआ था, रैप सॉन्ग्स को ये ज़्यादा ऐड नहीं करते थे। ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी एक लिमिट सेट करी हुई थी। लेकिन जैसे ही बाकी प्लेयर्स मार्केट में आए, उन्होंने इन सारी चीज़ों को दूर किया तो उनके पास कस्टमर बेस ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर से इनका जो पूरा का पूरा मॉडल था वो सिर्फ एडवर्टीज़मेंट पे चलता था, यानी कि गाना ऐप अगर आप इनिशियली यूज़ करते हैं तो सिर्फ आपको एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, भले आप पैसे देने को राज़ी हो, पर उनके पास कोई प्लान नहीं था। बाद में जब एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आए तब तक बाकी सारे प्लेयर्स आ चुके थे 2-3 साल बाद। इसकी वजह से गाना को आप आज जानते भी नहीं हैं। जियो सावन को तो एक बार सुना होगा आपने, है ना? गाना को भी आई नो कि आप लोग जानते तो हैं, लेकिन अब उतनी मज़ेदारी नहीं रही। गेटिंग इट एवरीवन? नो। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस whole lecture. We will discuss everything in this unit, like कि कैसे, like why entrepreneurship is gaining paramount importance all across the globe, how does it contribute to the socio-economic development of the nation, साथ के साथ evolution process कैसे पता लगता है कि भाई determinants of entrepreneurship, मॉडल्स, theories of entrepreneurship, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर. So guys, this is all for today's session.
सी यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यू गाइज आर रियली ऑसम. मिलते हैं अगली